नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं समृति शर्मा फिर आ गई हूँ एक नए विषय के साथ। आपको बता दें, कृषि दर्शन में हम कृषि, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, उससे जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी विशेषज्ञों से बातचीत कर आप सबसे साझा करते हैं। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है दुधारू पशुओं में संतुलित आहार एवं खनिज मिश्रण का महत्व, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पशु चिकित्सक डॉक्टर ईशानी भवानी, जो कि पशु औषधालय दाड़गी में कार्यरत है। डॉक्टर ईशानी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मृति जी। तो डॉक्टर ईशानी, आज हम आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि संतुलित आहार आखिर है क्या। इस मंच के माध्यम से मैं अपने पशुपालकों का अभिनंदन करना चाहूँगी तथा ये कहना चाहूँगी कि जो भी आहार वे 24 घंटे में अपने पशु को खिलाते हैं, चाहे वे दाना है, दाला है, चारा है या कोई भी फीड जो अपने पशु को खिला रहे हैं, उसे पशु आहार कहा जाता है। वह आहार संतुलित तब कहा जाता है जब उसके सभी संगठन संतुलित मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, मिनरल्स, विटामिन्स, रेशा यानी फाइबर, पानी इत्यादि। ये सारी चीजें संतुलित मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन पशु को मद्देनजर रखते हुए, पशु की उम्र कितनी है, पशु का भार कितना है, पशु की उम्र कितनी है और भार कितना है, ये चीजें तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन पशु की स्थिति को भी मद्देनजर रखना होता है कि पशु अभी जीवन निर्वाह की स्थिति में है, कि पशु अभी दुधारू है, कि पशु अभी गर्भवती है या गर्भ धारण कर चुकी है, और पशु की नस्ल और पशु का प्रजाति, इन सब चीजों को भी ध्यान रखते हैं। तो जो भी हम अपने पशु को खिला रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए उसे एक संतुलित आहार कहा जाता है। जी, तो हमारे विषय में संतुलित आहार के साथ है खनिज मिश्रण। तो पशुओं के लिए खनिज मिश्रण क्या है? खनिज मिश्रण वे मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ यानी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, पोटेशियम, ये विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं जो कि एक मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बनाया गया है, उसको खनिज मिश्रण कहा जाता है। जी, तो दुधारू पशुओं में जो ये खनिज मिश्रण है और संतुलित आहार है, उसका क्या महत्व है? इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, आप बचपन से ही अपने पशु को एक खनिज पदार्थ से भरा हुआ चारा दे रहे हैं, उसको आहार अच्छा दे रहे हैं, तो वह आगे चल के अच्छा मवेशी बनता है। आगे चल के जब वो वयस्क होता है तो वह बहुत अच्छा पशु साबित होता है। यानी वो एक समय पे, एक निर्धारित और सही समय पे हीट में आना शुरू कर देता है। हीट में आना मतलब गरमाना शुरू कर देता है। समय का तो है ही कि समय वो अच्छे समय पे आना शुरू कर रहा है, टाइमली आना शुरू कर रहा है, लेकिन वो हर महीने 21 दिनों के बाद हीट में आना शुरू करता है। अब हीट में आना वो टाइमली शुरू कर रहा है तो वो गरमाना अच्छे से कर रहा है कि वो अच्छे से रंभा रहा है, डोरी अच्छे से छोड़ रहा है। कई बार हमारे पास पशुपालक आते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारी गाय बोलती है जी, हमें पता नहीं चलता। तो वो इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि गाय में कमजोरी रहती है। अब वो हीट में अच्छे से आ रही है तो वो टीका भी अच्छे से लेगी, टीका अच्छे से लेगी तो वो गर्भ धारण भी अच्छे से करेगी, उसको गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कल को बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा, उसके जो बच्चादानी है वो बाहर आने की संभावना भी कम हो जाती है, उसका प्रसव में कठिनाइयों की भी कमी देखी गई है, और जो हमारी जेर है, वो जो गाय की जेर है वो भी फंसती नहीं है, वो भी इजीली निकल जाती है। जी, पशु आहार कैसा होना चाहिए और संतुलित आहार को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? संतुलित आहार को अगर आपको निर्धारित करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा, अगर 100 किलो आपको देना है, 100 किलो में 3 किलो जो होता है हमारा ड्राई मैटर होता है, जिसको बोलते हैं शुष्क पदार्थ। जो अगर आपका मवेशी 400 किलो का है तो उसमें 12 किलो शुष्क पदार्थ यानी ड्राई मैटर है जो आपको देना है। उसको अगर हम आगे संतुलित करें तो उसमें 2/3 हिस्सा चारे का होता है और 1/3 हिस्सा दाने का होता है। 2/3 हिस्सा चारे का मतलब 8 किलो चारा होता है और 1/3 हिस्सा दाने का मतलब 4 किलो उसमें दाना में देना होता है। 8 किलो चारे को भी हम आगे संतुलित करते हैं, जिसमें से 2/3 हिस्सा हमें सूखा चारा देना होता है, जैसे कि तूड़ी हो गया, और 1/3 हिस्सा हमें हरा चारा देना होता है, जैसे कि बरसीम हो गया, लूसन हो गया, इन सबको हमें देना होता है।
ये आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं अगर हम पशु की स्थिति के बारे में बात करें कि पशु अभी जीवन निर्वाह की स्थिति में है, यानी अपने जीवन के अलग अलग क्रियाओं को उसको निकालना, अपना क्रियाओं को पूरा करना है, उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अपनी क्रियाएं पूरा करनी है, तो उस टाइम अगर हमारी कोई देसी ब्रीड है, कोई पहाड़ी ब्रीड है, तो उसमें हमें 4 से 5 किलो चारा देना है, 1 से 1.5 किलो दाना देना है और 8 से 10 लीटर पानी देना है। वहीं अगर हमारी जर्सी गाय है तो उसे हमें 7 से 8 किलो चारा देना है और 1.5 से 2 किलो दाना देना है। वहीं 15 लीटर पानी देना है। पानी के बिना कोई भी हमारा आहार संतुलित नहीं माना जाता है। वहीं पर अगर हमारी गाय दुधाऊ है, लैक्टेशन में है, दूध दे रही है, प्रोडक्शन फेज पे है, तो उस टाइम हमको उसका जो जीवन निर्वाह वाला जो दाना हम उसको दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं जीवन निर्वाह के टाइम में, वो तो देना ही देना है। पर उसके अतिरिक्त अगर हमारी देसी गाय है तो उसे हर 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो दाना हमें उसे देना है। वहीं हमारी जर्सी गाय है तो 2 किलो उसके दूध के ऊपर हमें उसे 1 किलो दाना देना है। वहीं अगर हमारी प्रेग्नेंट है, कोई गाय हमारी गर्भ धारण कर चुकी है, तो उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो उसको हम डॉक्टर ईशानी, जैसे आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें उनको देनी चाहिए, तो अगर कोई लोग उन्हें घर में ही तैयार करना चाहे आहार या मिश्रण, तो वो कैसे तैयार कर सकते हैं? अगर आपको 100 किलो आहार आपको रेडी करना है घर पे, तो आपको उसमें 30 किलो सबसे पहले तो दाना असेंबल कर लीजिए, दाना तैयार कर लीजिए, जिसमें आप 10 किलो मक्की ले सकते हैं, 10 किलो अपने ज्वार, बाजरा, कनक जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, और 10 किलो चना लेके आप एक 30 किलो का दाना बना सकते हैं। फिर 30 किलो आप खल भी रेडी कर सकते हैं। उसके लिए आप 10 किलो सूरजमुखी के दाने, 10 किलो आप सरसों ले सकते हैं, और 10 किलो आप कोई भी आपके पास है पड़ा हुआ, जैसे हो गया बिनेला, वो भी ले सकते हैं, और ये इससे आपका 30 किलो का खल बन जाता है। वहीं 20 किलो का आपको उसमें चोकर लेना है। चोकर बेसिकली एक बाइंडर की तरह होता है और उसमें रेशे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। रेशे मतलब फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो 20 किलो आप चोकर ले लीजिए। फिर आप 10 किलो उसमें अच्छा गुड़ ले सकते हैं, अच्छा हल्का गुड़ ले सकते हैं। 5 किलो आप उसमें गुड़ ले लेंगे, और मिनरल मिक्सचर आपको 4 किलो लेना है, और 1 किलो आयोडाइज नमक लेना है। इस प्रकार आप घर पे इसको बना सकते हैं। अब जब आप इसको बना रहे हैं तो इसको आपको कंप्लीटली पाउडर फॉर्म में नहीं देना है, ना ही कंप्लीटली इसको सॉलिड फॉर्म में देना है। इसको उतना बनाना है कि ये च्यूएबल फॉर्म में हो, मतलब गाय उसको अच्छे से चबा पाए, उसको अच्छे से खा पाए, हाँ, अच्छे से चबा पाए और अच्छे से खा पाए। तो उस फॉर्म में आपको गाय को देना है। जी, तो दुधारू पशुओं की जो दैनिक आवश्यकता है आहार की, वो क्या होती है? कितना और कब उन्हें आहार देना चाहिए? जो ये आहार है, अगर आप मान लीजिए आपके पास 300 किलो की जर्सी गाय है और 10 लीटर आपका दूध दे रही है, 8 से 10 लीटर दूध दे रही है, तो आपको उसको 3 से 3.5 किलो आप उसको दाना देंगे, और उसमें 25 से 30 किलो आप उसको चारा देंगे। उसमें आप सूखा और जो हरा घास है उसको मिक्स करके देंगे। वहीं उसके अतिरिक्त आप उसको 5 किलो सूखा घास भी उसके ऊपर आपको उसको देंगे, और 25 से 30 लीटर उसको आपको पानी देना है, ताज़ा पानी देना है। और वहीं हर 2 किलो दूध के ऊपर उसे 1 किलो दाना एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करना है। और यही जो आपने बनाया है ये आपको डिवाइडेड उसमें देना है, मतलब सुबह शाम आपको अपनी गाय को देना है। जी, तो जैसे अगर पशुओं को संतुलित आहार की कमी है या फिर उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसकी कैसे उन्हें पता चलेगा? क्या उनमें लक्षण देखने को मिलते हैं? अगर आप बचपन से ही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने पशु को खिला नहीं रहे हैं, तो आगे चल के वो अच्छा मवेशी नहीं बनेगा, वो अच्छे से गर्भ धारण नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, हीट में अच्छे से नहीं आ पाएगा, बोल नहीं पाएगा, डोरी अच्छे से नहीं छोड़ेगा। वो आप उसको टीके पे टीके लगाते जाएंगे लेकिन वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगा। अब गर्भ धारण अगर उसने कर भी लिया तो आगे चल के दिक्कतें आएगी, बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, और बच्चा जैसे जब गाय सूने लगेगी तो उसको दिक्कत आएगी, कठिन प्रसाव की दिक्कत आएगी, और गाय कई बार कमजोरी की वजह से बैठ भी जाती है। जो बच्चा आता है वो कई बार मरा हुआ पैदा होता है, और जो होता है उसका जो जेर होती है वह भी फंस जाती है, और जो उसकी बच्चेदानी है वो भी कई बार बाहर आ जाती है कमजोरी के कारण। जी, तो सही आहार और पर्याप्त मात्रा
से ये बीमारियां होती है, ये तो आपने बता दिया। तो जो खनिज तत्व है उनके स्रोत क्या है, उन्हें कैसे हम दे सकते हैं पशुओं को? जैसे खनिज पदार्थ की अगर हम बात करें तो हमारा मिक्सचर आता है जिसको हम बोलते हैं मिनरल मिक्सचर, जो कि हम रेकमेंड करते हैं सप्लीमेंट की तरह अपने पशु पालकों को, ताकि वो अपने पशु को दे पाए। 30-30 ग्राम सुबह शाम। उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अलग अलग टाइप के खनिज पदार्थ होते हैं। अगर हम कैल्शियम की बात करें, एक दुधारू गाय में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है। आपने सुना होगा कि कैल्शियम हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो कैल्शियम अगर हम अपने पशु को नहीं देंगे, या मिनरल मिक्सचर या अलग से कैल्शियम आप उसको सप्लीमेंट या लिक्विड कैल्शियम नहीं देंगे, तो वो कैल्शियम जो है वो गाय की हड्डियों से रसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गाय में कमजोरी आ जाती है। और जब वो अगली बार जब भी सोएगी तो उसमें बैठने की बैठ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चा जो है वो भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, उसकी हड्डियां भी मजबूत नहीं बन पाती है, और जो अंडा है, मतलब कंसेप्शन के टाइम में जो अंडा बन रहा होता है वो भी ढंग से नहीं बन पाता है। प्रोलैप्स की दिक्कत, यानी जो बच्चादानी है वो भी बाहर आ जाता है, उसकी भी दिक्कत देखी गई है। क्योंकि जो मसल्स होती हैं, जो हमारी मसल्स हैं, उनमें भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। गाय की मसल्स में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं मिल पाएगा उसे। जो प्रसाव है उसमें भी दिक्कत रहती है, पार्चुरेशन में दिक्कत रहती है, मतलब उसके बच्चा पैदा करने में भी उसे दिक्कत आती है। और भी ऐसी कई कठिनाइयाँ हैं। जैसे अगर आयरन की बात करें, आयरन हमारा हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, मतलब खून बनाने में हेल्प करता है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो जो पशु है वो कमज़ोर हो जाएगा, उसको खून नहीं मिल पाएगा, उसके शरीर को खून की कमी रहेगी, जिसकी वजह से वो अपने दिनचर्या का काम नहीं कर पाएगा, उसके फंक्शन भी ढंग से नहीं हो पाएंगे, तो आगे चल के वो अच्छा मवेशी भी बन नहीं पाएगा। वहीं पर कॉपर की डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से भैंसों में और गायों में फूलबेरी की दिक्कत हमने देखी है, क्योंकि कॉपर जो है वो कम है तो फूलबेरी की दिक्कत हो जाती है, और उसकी वजह से खून भी कम होता है कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से। वहीं जिंक की डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, जो खुर है और सींग है वे कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं। जो सींग है वो भी टूटना शुरू करते हैं, खुर भी टूटना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंगनीज है, कोबाल्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हीट में आने में हेल्प करती हैं, हार्मोन्स में हेल्प करती हैं। ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से पशु जो है वो ढंग से हीट में नहीं आ पाता है, और जिसकी वजह से वो गर्भ भी धारण नहीं कर पाता है। जी, तो जैसे बोलते हैं कि नींव मजबूत होगी तभी इमारत अच्छे से टिक सकती है। तो नवजात शिशु जो पशु है और जो बढ़ते पशु है, उनका रखरखाव और देखभाल कैसे की जाए, और किस तरह से जो आहार है उनका वो वयस्क पशुओं से अलग होता है? ये अगर हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर हमारा कोई भी नवजात पशु है, उसको पहले 3 दिन में उसके शरीर के भार के 10वें हिस्से जितना हम उसको काल देते हैं। काल मतलब कोलोस्ट्रम, माँ का पहला गाढ़ा दूध। कई बार क्या होता है, हमारे पशुपालक ये गाढ़ा दूध फेंक देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा पोषण होते हैं। चाहे आप इंसानों की ही बात कर लो, जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा पोषण होते हैं। तो हमें वो दिन में 2 बार पशु जो हमारा नवजात पशु है उसके शरीर के 10वें हिस्से, उसके भार के 10वें हिस्से जितना उसे दिन में 2 बार पिलाना चाहिए। ये पहले 3 दिन की। तो आप कह रही हैं कि जो गाय का पहला गाढ़ा दूध होता है वो नवजात जो पशु है उनको देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो दिन में 2 बार दीजिए। और किस प्रकार देंगे आप? उसके भार के 10वें हिस्से को आप कैलकुलेट करेंगे और वो आप देंगे पहले 3 दिन। फिर आता है 3 से 7 दिन। 3 से 7 दिन आप, अब गाढ़ा दूध तो खत्म हो गया है, तो उसके शरीर के 10वें हिस्से जितना दूध जो है, जो वाइट वाला दूध है, कोलोस्ट्रम फ्री दूध है, जो काल नहीं है, वो आपको दिन में 2 बार देना है। वही 3 से 7 दिन के लिए। फिर आता है 8 से 15वें दिन के लिए। वही आपने गाढ़ा दूध 10वें हिस्से जितना आपने देना है, गाढ़ा दूध नहीं, जो दूसरा दूध है वो 10वें हिस्से जितना देना है, दिन में 3 बार देना है। ये आपने दिया 8 से 15वें दिन। फिर 16 से 22 दिन के बीच में आपको उसको दूध तो देना ही है दिन में 3 बार, 10वें हिस्से जितना। साथ में उसको काफ स्टार्टर भी शुरू कर देना है और सूखा घास देना भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना है। वहीं पर अगर आप बात करें 22 से 35th डे तक आपको उसके बॉडी वेट के 20वें हिस्से जितना आप उसको दूध देंगे दिन में 3 बार। साथ में उसको 100 ग्राम काफ स्टार्टर देंगे और साथ में उसको सूखा घास देंगे पेट भरने तक। इतना आप उसको देंगे। फिर उसके बाद 35 से 2 महीने तक आपको उसके शरीर के भार के जितना, शरीर के भार के 20वां हिस्सा आपको
दूध देना है जी। दिन में 3 बार, और 250 ग्राम आप उसको काफ स्टार्टर देंगे और उसको सूखा घास देंगे पेट भरने तक। वहीं पर 2 महीने से 3 महीने तक आप उसको उसका दूध बंद कर देंगे और 500 ग्राम काफ स्टार्टर देंगे और सूखा घास देंगे पेट भरने तक। वहीं 3 महीने से 1 साल तक की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे रूमन की डेवलपमेंट, मतलब जो पेट होता है गाय का, उसमें डेवलपमेंट शुरू हो चुकी होती है और हो गई होती है, इसलिए आप उसको हरा घास देना शुरू कर देते हैं और 500 ग्राम काफ स्टार्टर भी देते हैं। वहीं अगर हम बात करें जब व्यासक हो जाता है जवान, मतलब 1 साल से 2 साल के भीतर, या उस टाइम आपको क्या देना चाहिए, उस टाइम आप हरा घास देना शुरू कर देते हैं। 15 से 20 किलो हरा घास दे दीजिए और 1 से 1.5 किलो आप उसको दाना देना शुरू कर सकते हैं। जी। तो जैसे आजकल सर्दियों का समय है, शीत ऋतु है, तो आजकल शीत ऋतु में किस तरह से पशुओं का देखभाल की जाए? शीत ऋतु के समय पे अगर आप अपने पशुओं का रख रखाव करें तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ठंड होती है। कोई भी जानवर या कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई जिसमें भी जान है, वो ठंड में नहीं रहना चाहता है। तो आप उसके बैठने की जगह पे जो उसका बाड़ा होता है उसमें आपको 6 इंच का गद्दा लगा देना चाहिए सबसे पहले तो, ताकि वह आराम से बैठ पाए, निग्गे में बैठ पाए। दूसरी चीज़ जो ये हमारा टाट होता है, टाट का आप गाय के ऊपर डाल सकते हैं, टाट बना के अपने गाय के ऊपर डाल सकते हैं ताकि उसे ठंड ना लगे। वही टाट आप खिड़कियों में, दरवाजों में लगा सकते हैं ताकि ठंडी हवा का आना जाना ना हो। लेकिन आपको ये ध्यान भी रखना है कि थोड़ी सी जगह होनी चाहिए जहां से हवा आती रहे, वेंटिलेशन बनी रहे, क्योंकि अगर हवा नहीं आएगी तो नमी जो होती है बाड़े की वो बढ़ जाएगी। अब नमी बढ़ जाएगी तो वहां पर निमोनिया होने के चांसेस गाय को बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और अंदर जितने भी कीटाणु हैं, इन्फेक्शन है, वायरस है, बैक्टीरिया, वो नमी में बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर साफ पानी अपनी गाय को, अपने पशु को साफ पानी पिलाइए। कोई भी खड़ा सोत्र है पानी का वहां मत पिलाइए, क्योंकि आजकल ठंड है, नमी रहती है और बहुत सारी बीमारियां पनपती है। और वैसे ही सर्दियों में इम्यूनिटी जो होती है वो गाय की कम रहती है, किसी की भी इम्यूनिटी कम रहती है, तो आपको उसे गर्माहट में रखना चाहिए और उसे शीत जो हवा होती है, ठंडी हवा, वो नहीं लगने देनी चाहिए। जी। तो जैसे ऐसे हम बात करते हैं, जैसे लोग घर में बचा हुआ खाना पशुओं को डाल देते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक होती है और उन्हें नहीं देनी चाहिए? ये देखा गया है कि जैसे धाम के चावल जो बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, कोई आपने धाम की, या हमने देखा कि हमारे पशुपालकों ने धाम की थी और उनके चावल बच जाते हैं, तो वो अपने गाय को दे देते हैं, अपने पशु को दे देते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें एसिडोसिस हो जाती है। एसिडोसिस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है गाय के पेट में। अब वो इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि गाय, इससे पहले कि जो हमारा पशुपालक है किसी डॉक्टर को संपर्क कर पाए, उससे पहले ही गाय खत्म हो जाती है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो बचे हुए चावल तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए गाय को। वहीं पर कई बार देखा गया है कि यूरिया का बैग किसी बाड़े पे रखा हुआ है और गाय ने गलती से यूरिया खा लिया या चाट लिया, क्योंकि उनको पैलेटेबिलिटी, वो खाना उनको, मतलब वो खा लेती हैं, और अगर वो चाट लिया तो यूरिया टॉक्सिसिटी के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं हमारे पास कि गलती से यूरिया गाय ने चाट लिया। तीसरी बात ये है कि कई बार आपने गोभी या सब्जी का कोई एक थैला आपने अपने बाड़े के पास रखा है, गोभी रख ली है, आलू का थैला रख दिया है, तो गाय क्या है, वो गलती से आलू खा लेती है और गोभी खा लेती है, जिसकी वजह से ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब जो उसका जो खाने की जो नली होती है उसमें वो अटक जाता है, जिसकी वजह से एकदम से मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जी। तो जैसे देखा गया है कि हिमाचल है दूध उत्पादन में बाकी स्टेट्स जैसे पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उनसे काफ़ी पीछे हैं, तो उसके क्या रीज़न है कि हिमाचल इतना ज़्यादा नहीं दूध उत्पादन में आगे बढ़ पा रहा है? अगर इसके बारे में बात करें तो हिमाचल में मोस्टली क्रॉस ब्रेड हमारे पास हैं। हमारे पास, जैसे आप गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात में हमारे पास गिर ब्रीड बहुत अच्छी है, लेकिन हिमाचल में हमारे पास शाहीवाल है, रेड सिंधी है, और क्रॉस ब्रीड जर्सी की क्रॉस ब्रीड्स हैं, तो प्योर ब्रीड्स नहीं है। तो वो उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 8 से 10 से 15 लीटर तक वेरी करता है, और वो डिपेंड करता है कि पशुपालक किस तरह से उसको पाल रहा है। ये चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास ये ब्रीड्स की थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि क्रॉस ब्रीड्स हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो हिमाचल है इसमें मतलब सोली हम या कोई पुश्तैनी हम लोग कोई मिल्क का बाड़ा नहीं चलाते हैं। हर परिवार में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में रहता है, और जो मतलब घर पे होते हैं
हैं वे अपने दिनचर्या के लिए या अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, दूध के लिए, अपने बच्चों के दूध के लिए, अपने परिवार के दूध के लिए वो गाय पालते हैं। तो ऐसा कोई मास प्रोडक्शन नहीं होती है, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा अपने घर के लिए एक दो गाय पालते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती हिमाचल में। जी। और घर में भी कुछ लोगों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि उनकी गाय कम दूध दे रही है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? गाय कम दूध दे रही है तो उसके लिए आप उसमें जो हमारा सूखा चारा है उसको बढ़ा दीजिए, मिनरल मिक्सचर को बढ़ा दीजिए और मिनरल मिक्सचर को देना शुरू कर दीजिए, कैल्शियम को देना शुरू कर दीजिए। और ये सारी सप्लीमेंटेशन डेफिनेटली गाय की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। जी। और पशुपालक हैं जो वो अच्छी नस्ल की गाय कहाँ से पा सकते हैं, मतलब कहाँ से खरीद सकते हैं वो अच्छी नस्ल की गाय? मोस्टली क्या होता है कि लोग जो टीका लगाते हैं उससे बच्चा पैदा होता है तो वो उसी को पालते हैं। हिमाचल में जो देखा गया है वो उसी को पालते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही यहाँ पर लोग पशु पालते हैं, अपने घर के दूध की नीड्स को पूरा करने के लिए ही पशु पालते हैं। तो मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि उन्होंने टीका लगाया, बच्ची पैदा हुई, उसको उन्होंने फिर से पाला, उसको बड़ा किया, फिर वो आगे उससे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पालते हैं। लेकिन अगर आपको उसे मतलब हिमाचल में ऐसा कोई कमर्शियल सेटअप नहीं है कि यहाँ से आप ले लीजिए, लेकिन कोटगढ़ में भी अच्छी गाय मिलती हैं, कोटगढ़ से भी लेके आ सकते हैं। और उन्ना से भी बफलो की ब्रीड्स जो काफ़ी अच्छी मिलती हैं, उन्ना में भी हमारे अच्छे पशु मिल जाती हैं, भैंसें अच्छी मिल जाती हैं। वहीं पर आप हिसार, पंजाब, हरियाणा से तो वैसे भी लोग लेके ही आते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रही हैं कि लोग ज़्यादातर हिमाचल में नहीं बाहर से खरीदते हैं और बाकी ब्रीडिंग घर पे ही करते हैं। हाँ, ज़्यादातर तो ब्रीडिंग घर पे ही करते हैं। और अगर लेके आते हैं तो जिनको शौकिया बतौर होता है वो बाहर से लेके आते हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और उन्ना से भी लेके आते हैं, भैंसों को लेके आते हैं, उन्ना से भी काफ़ी लोग भैंसों को लेके आते हैं। और कोटगढ़ में भी हमारी अच्छी नस्लें, गाय की अच्छी नस्ल मिलती है। जी। तो जो बाहर से जो गायों की नस्लें लेके आते हैं, तो वहाँ की गायों की नस्लों में और हिमाचल की गायों की नस्लों में क्या सिमिलैरिटी है या फिर वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं? अब ये चीज़ तो थोड़ी ऐसी हो जाती है कि हिमाचल का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अलग है। हिमाचल की क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, और आप बाहर के हरियाणा या पंजाब के पशुओं को देखें, आप उनको लेके आएंगे तो उनको अडेप्ट करने में, यहाँ के इन्वायरमेंट में ढलने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कई बार वह ढल भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार मृत्यु भी उनकी हो जाती है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो गायें हैं वो उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं, वहाँ पर रहने के लिए उनकी शरीर वैसा बना हुआ है। तो उनको अगर हम शिमला में या हिमाचल में लेके आते हैं तो उनका यहाँ पर जीवन व्यवसाय अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमने कई बार देखा है कि जो ब्रीड्स हैं वो नहीं सस्टेन कर पाती हैं। अगर आप लेके भी आए तो उसे अच्छे से क्वारंटीन कीजिए, कुछ दिनों के लिए उसे अलग रखिए और उसे अच्छा सा आहार दीजिए, अंदर रखिए उसको, उसके हर एक मतलब उसको ज़्यादा बाहर ना भेजिए, उसका रख रखाव अच्छे से करिए, ताकि वह अभी धीरे धीरे हमारे इन्वायरमेंट को अडेप्ट करे, और तब जाके वो ब्रीड यहाँ पर भी सक्सेसफुल हो जाती है। जी। और क्लाइमेट चेंज का भी काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है, जो घास है, हरी घास है, उस पे, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। अब जैसे मिनरल मिक्सचर हमें बाहर से देना पड़ता है, पाउडर फॉर्म में देना पड़ता है, 30-30 ग्राम जैसे मैंने बताया सुबह शाम देना पड़ता है। वो इसलिए देना पड़ता है कि हमारी जो मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है, हमारा खाद इतना परिपूर्ण नहीं है कि वो हमारी घास को पूरी तरह एक अच्छा मिनरल प्रोवाइड कर पाए, जिसकी वजह से आजकल इतना क्लाइमेट चेंज है, एग्रेसिव कल्टीवेशन है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ है, जिसकी वजह से हमारी इतना पोषण नहीं है घास में। तो हम तो रेकमेंड करते हैं कि बाहर से सप्लीमेंट किया जाए एज मिनरल मिक्सचर। जी। तो डॉक्टर ईशानी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए DD हिमाचल। नमस्कार।